अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूं वकास वलाना। आपको पता है कि पिछले साल अप्रैल में साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी। उनकी हुकूमत कैसे गई उसकी मुख्तलिफ कहानियाँ आप लोगों ने अब तक सुनी होंगी। सबसे पहली कहानी वो ये थी कि एक साइफ़र आया, साबिक वज़ीर आज़म ने उस साइफ़र को अवामी जलसे के अंदर लहराया और उसके अंदर एक नैरेटिव बनाया कि अमेरिका ने साजिश कर दी, अमेरिकी गुलामी नामंजूर। ये डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को एक साइफ़र लिखा, यानी ख़त लिखा और उसके अंदर थ्रेट किया। ये पहले ही वार्न कर चुके थे कि अगर आप हमारे खिलाफ या हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेंगे और उसके बाद वो हमें भुगतने पड़े, यानी हमारी हुकूमत चले गई। ये कहानी साबिक वज़ीर आज़म ने सुनाई और इस कहानी सुनाने के बाद मौजूदा हुकूमत ये काम करने लग गई, नई इस्टेब्लिशमेंट भी आ गई। इमरान खान ने हर तरह की कोशिश की कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा और उसके बाद जनरल आसिम साहब, इनका और मौजूदा हुकूमत के रास्ते जुदा हों, लेकिन ये जब कोई कोशिश कारआमद इंटरनली यानी नेशनल लेवल के ऊपर कामयाब ना हुई तो फिर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलना शुरू कर दिया। और फिर आपको पता है कि इमरान खान की पिछले दिनों एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें वो अमरीकी कांग्रेस रहनुमा से इमदाद भी हासिल कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स, उनकी पार्लियामेंट्स के अंदर पाकिस्तान के हालात के ऊपर और अपनी यानी पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कदरों की पामाली के हवाले से दूसरे मुल्कों को कहा कि आप अपनी पार्लियामेंट के अंदर करारदादें पेश करें और हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। पहले कहा कि अमेरिका ने मुदाखलत की, गुलामी नामंजूर होगी, और फिर उन्हीं को अपने एनवॉयज़ और अपने डिप्लोमेट्स जो अपनी पार्टी के रहनुमा थे उनको डिप्लोमेट्स के साथ मिलवा कर उनसे मीटिंग्स करवा के फिर उन्होंने इस मिशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मीटिंग्स भी रिपोर्ट होती रहीं और आपने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज़ को भी अमेरिका के अंदर लॉबिस्ट को हायर किया कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए अमेरिका को इंगेज करके उस हुकूमत को कहें कि वो पाकिस्तानी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फोर्स डाले कि इमरान खान को या तो पावर में लाया जाए या फिर इमरान खान के खिलाफ जो कि कानून प्रिवेल कर रहा है वो करे ना। इसी को तलत हुसैन ने भी अपने आर्टिकल के अंदर कुछ इस तरह लिखा। उन्होंने पहले तो सारी चीज़ों का अहाता किया कि ना सिर्फ इमरान खान साहब ने एक मुल्क अमेरिका बल्कि मुख्तलिफ ममालिक जिसमें चाइना है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कतर है, इसके अलावा यूके, नेदरलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इसके अलावा लिस्ट एक लंबी है जिनके डिप्लोमेट्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी, शाह मोहम्मद कुरैशी, रऊफ हसन और इसके अलावा जुल्फी बुखारी और दीगर लोग एक होस्ट के तौर पर एनवॉय की शक्ल में एक डिप्लोमेट्स के साथ जाकर मुलाकातें करते थे और मुख्तलिफ अमूर के ऊपर उनसे बातें करते थे। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की वो बातें करते थे। चाइना के सामने वो गए, जो ये तलत हुसैन साहब ने 17 मई को आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने हेडलाइन लिखी कि इमरान इज नॉकिंग ऑन एवरी फॉरेन मिशन डोर टू सीक पॉलिटिकल हेल्प, पेंटिंग पाकिस्तान एज ए कोलैप्सिंग कंट्री एंड पेडलिंग द फिक्शन ऑफ डेस्परेट आर्मी फेसिंग इंटरनल अपहिवल। यानी उन्होंने चाइना के साथ रब्ता किया तो चाइना को ये कहा कि आपके साथ अगर हम दोबारा पावर में आए, क्योंकि इमरान खान को यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये ख़तरा था कि उन्होंने या तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाना है या उनको सज़ा मिल जानी है, तो इस हवाले से भी उन्होंने तैयार किया मुख्तलिफ ममालिक के डिप्लोमेट्स को कि अपनी हुकूमतों को कहें कि मुझे बचाया जाए, मेरी हुकूमत को दोबारा लाया जाए, और इंसानी हकूक़ की आड़ में वो ये सारी गेम खेलते रहे और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मजरू करते रहे। उन्होंने चाइना को कहा कि आपके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन होंगे, अगर मैं दोबारा पावर में आता हूं जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तकमील तक पहुंचाया जाएगा। फिर अमेरिका जो साइफर की कहानी थी उस कहानी को फिर उन्होंने ट्विस्ट देकर जो डिप्लोमेट्स हैं, तलत हुसैन कहते हैं मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने नाम ना जाहिर करते हुए बताया कि मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। इन मीटिंग्स के अंदर जो अमेरिका के डिप्लोमेट्स थे उनसे इमरान खान के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये कहा कि जो साइफर की कहानी हमने जलसों के अंदर नैरेटिव बनाया था ना वो बेसिकली मिस्टेकन था, वो हमारी गलती थी। वो ये नहीं था कि आपने डोनाल्ड लू ने यानी अमेरिकी बंदे ने, नुमाइंदे ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को ख़त लिखा और फिर हमारी हुकूमत गई, ये हमें गलती हो गई थी। असल में जनरल बाजवा था। जनरल बाजवा ने पहले कहा कि रशिया में आप जाओ, हम तैयार हुए, पहले कहा कि ना जाओ, तो जब ही रशिया और यूक्रेन की वॉर का मामला हुआ और अमेरिका ने प्रेशर डालना दुनिया के ऊपर और अपनी पॉलिसी वाज़े करना शुरू की तो जनरल बाजवा ने हमें पिंच करके इमरान खान को फोर्सफुली भेजा ताकि वो वाशिंगटन की नज़रों में
उस वक्त ख़राब हो उनकी पोजीशन और ये जनरल बाजवा ने सारी पॉलिसी बना के हमें आपके खिलाफ किया, हम तो आपके खिलाफ नहीं थे। इसी तरह सऊदी अरेबिया को और ईरान के लोगों को और ईरान के नुमाइंदगान को, उनके डिप्लोमेट्स को रेवोल्यूशनरी, उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस दोबारा से कायम करने और फिर मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली, अपने ऊपर जो उनको ख़तरात हैं उनकी ज़िंदगी को, उसका सारे का सारा जिम्मेदार DGISI और उनकी टीम को करार दिया। एक तरफ वो डिप्लोमेट तालुक हुसैन को लिखते हैं वो कहते हैं कि इनके कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स ये थे कि एक तरफ वो कहते थे कि जो करवा रहा है वो इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट यानी आर्मी, उसकी टॉप लीडरशिप करवा रही है और वो एज दे रही है इस मौजूदा हुकूमत को, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है, इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है जो तालुक हुसैन ने लिखा कि जनरल आसिम मुनीर, उनको अपने लोगों की तो नुमाइंदगी हासिल ही नहीं है, उनको अपने लोगों की सपोर्ट या अपने ऑफिसरान की सपोर्ट भी हासिल नहीं। यानी ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग बाहर के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के डिप्लोमेट्स के साथ बातें करते रहे हैं कि हमारी आर्मी का आर्मी चीफ जो है वो तनहा है, उसको सपोर्ट नहीं है, और दूसरी तरफ DGISI और उनकी टीम को और लीडरशिप को इस बात के ऊपर भी वो उनको आमादा करते रहे कि देखें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और मेरी जान को खतरा है, और मिस डर्टी हैरी से लेकर मुख्तलिफ करैक्टर्स को भी उनके साथ डिस्कस करते रहे। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं उनको माजी भी याद था और उनको हाल भी याद था और उन्होंने सारी चीज़ों को समझा हुआ था, लेकिन इमरान खान और उनकी टीम ने भरपूर कोशिश की कि अपनी सियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान के तशक्कुस को किस तरह से मजरू किया जाए। हमारे साथ सेनेटर राना मकबूल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और तंजीला मजहर साहिबा तजियाकार सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। तंजीला मजहर साहिबा, ये साइफर से कहानी शुरू होकर एक साल के बाद उन्हीं से इमदाद और उन्हीं ममालिक को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बीन सुनाते हुए पूरे साल को किस तरह एनालाइज करेंगे सियासत को? यही वो वजह थी कि इमरान खान आज इस नहज के ऊपर खड़े तहरीक इंसाफ? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जाहिर है जो तजाद है सियासत में वो बहुत वाजे हो गया। पहले तो हमने उसको यू टर्न कह के उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर दिया। PTI कह रही थी कि यू टर्न तो सियासत का हुस्न होते हैं और सियासत में यू टर्न होते हैं, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुला कि वो जो यू टर्न्स हैं बुनियादी तौर पर वो तजाद हैं, शख्सियत के भी, बयानिए के भी, नजरियात के भी, सोच के भी। फिर थोड़ा सा मजीद अरसा गुजरा तो पता चला कि वो जो तजाद हैं वो शायद कहीं सोचे समझे किसी स्कीम का हिस्सा है, और उस सोचे समझे मंसूबे में रियासत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। चाहे वो आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात का मामला हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन को धमकियां देने की बात हो जो मुल्तान के जलसे में कहा खान साहब ने। तो आज जाहिर है वो जिस तहज पे खड़े हैं वो इसी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनकी वजह से हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रडिक्शंस में मतलब सिर्फ अगर ये साइफर अमेरिका और वो होता ना तो इसमें इतना मसला ना होता। उन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे को मुतनाज़े बनाया और उन्होंने आम लोगों में, बिलखुसूस नौजवानों में वो नफरत भरी जिसका इजहार हमने देखा 9 मई को। अगर एक लम्हे के लिए मान भी लें कि 9 मई की कोई सोचा समझा मंसूबा नहीं था, तो फिर भी कम से कम मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 9 मई अचानक हो गया। वो 1-1.5 साल की वो नफरत की, वो इल्जाम तराशी की, एक ऐसे बड़े लीडर जो कि पॉपुलर हैं, जिनकी कल्ट फॉलोइंग है, वो लीडर ये कह रहे थे कि मुझे मारने की साजिश हो रही है, और वो साजिश कौन कर रहा है? वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो वो जो उनकी कल्ट फॉलोइंग है वो अपने हीरो को, जिसको वो कभी वो मोहम्मद बिन कासिम समझते हैं, कभी उसको अशरफ गाजी समझते हैं, तो जाहिर है वो उस तरह के हीरो को मारने वालों की जो साजिश कर रहे हैं उनको मारने की, जिन पे ये इल्जाम है, तो उनके साथ वो यही कुछ करेंगे जो हमने 9 मई को होते हुए देखा। मसला ये है कि खान साहब अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रहे। वो जिस नहज पे हैं वो उनकी शख्सियत का खासा है कि वो अपनी गलतियों को कभी भी रियलाइज नहीं करेंगे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो गलतियां की उसकी जिम्मेदारी उन्होंने जनरल बाजवा पे डाल दी। फिर उन्होंने हुकूमत से निकलने के बाद जो गलतियां की हैं उसके लिए भी वो किसी न किसी और शख्स को ब्लेम करते हैं। बल्कि इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो असेंबलियां तोड़ी उसका भी इल्जाम वो कहते हैं कि ये तो जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि असेंबलियां तोड़ दो। तो एक शख्स जो कि अपने आप को लीडर कहता है, अगर वो अपने किसी सही गलत की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, आज भी वो कह रहे हैं कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ ये वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि मेरे खिलाफ एक साजिश थी। तो अब आप देखिए कि अगर ये वो कहते हैं कि ये साजिश थी तो इसका मतलब है कि ये साजिश किसने की? ये एक बहुत ही संगीन मामला है
ठीक। पाकिस्तान अच्छा की तंजील साहबा, फौज ये जो इन्होंने किया, पहले देखे ना जनरल, जो हमें बताया, पाकिस्तानी कौम को बताया कि अमेरिका ने साजिश कर दी। अमेरिका ने पूछा तो अमेरिका को बताया कि जनरल बाजवा ने एक्सपोर्ट कर दी साजिश, और आपके ऊपर जो रवैया था मेरा वो मिस्टेकन था। तो इससे उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को नेशनली और इंटरनेशनली डिस्क्रेडिट कर दिया है। तंजीला साहबा जी, अपना सवाल दोहराइएगा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, पहले जो उन्होंने अमेरिकी साजिश का हमें बता दिया ना कि ये देखें अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिरा दी, अमेरिका के पास गए तो जनरल बाजवा के ऊपर डाल दिया कि उन्होंने मुझे मैं मिस्टेक कर गया था, उन्होंने सारी साजिश रचाई थी, आपका तो कोई कसूर नहीं था। तो हमें उनका बताते हैं, उनको हमारा यानी आर्मी, साबिक आर्मी चीफ का बताते रहे, तो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्रेडिट कर दिया नेशनली और इंटरनेशनली। देखिए, उस तक ये डिस्क्रेडिट करने की बात नहीं है। बात ये भी है कि अब इस साइफर की कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, और जनरल बाजवा ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, मुझे लगता है ये बातें भी आप बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि वही अमेरिका जिसके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने साजिश की और मुझे हुकूमत से निकाला, वही अमेरिका जिसको जवाब देने के लिए एब्सोल्युटली नॉट का सारा चर्चा था, अब उसी अमेरिका में लॉबीज जो हैं वो लॉबी फर्म्स हायर की जा रही हैं, और उसी अमेरिका के जो लोग हैं उनसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं, और लोग भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हवाले से माजी में बहुत मुतनाज़िर बयानात देते रहे हैं। तो मतलब ये जो सिलसिला है, ये जो कहानी है, ये बड़ी दिलचस्प है। ये शादी है नहीं, और उसमें आप जितनी सी परतें खोलते जाते हैं, आपको खान साहब की शख्सियत के जितने भी तजाद हैं, पता नहीं वो कंफ्यूज हैं, इंटेंशनली ऐसा करते रहे हैं। देखें, सियासी तौर पे तो उनको फायदा हुआ है। पाकिस्तान में जो अमेरिका मुखालिफ जज्बात हैं वो पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज रहे हैं। माजी में भी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है, आज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से अमेरिका मुखालिफ नारे हों, मजहब हो, सियासत में अच्छाई बुराई का मामला हो, सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया, और अपेरेंटली अगर आप देखेंगे तो उनको फायदा हुआ है। लेकिन 9 मई जो है वो गेम चेंजर है। 9 मई के बाद हालात बदल गए हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि खान साहब अभी भी ये एहसास करने से मुझे कम से कम कासर नजर आते हैं कि 9 मई वाकई कोई संजीदा और संगीन मामला है। वो बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं। सर, 1 साल के अंदर उन्होंने तो जो किया, लेकिन इंसानी हकूक की पामालियां बहुत सारी हुई हैं और मुसलसल होती जा रही हैं। इसको जस्टिफाइड कैसे करेगी आपकी हुकूमत और आपकी पार्टी? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स की अगर कोई वायलेशन हुई है तो वो सामने आ जानी चाहिए कि ये वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। अगर आप चले मिसाल ले लेते हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर शहरी मज़ारी साहबा बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, लेकिन उनका क्या तरीका कार रहा, उनकी ट्वीट्स आप पढ़ते रहे, क्या वो लोगों को उकसाती नहीं थी? कौन सा इंसानी हकूक़ की हक देता है कि आप जलाने गिराने की बात करें, आप बात करें कि ख़त्म कर दो? देखिए, ये बड़ी मुसीबत है। पहले तो आपको ये सोचना है कि जो दहशतगर्दी करें उन्हें बस छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो इंसान है और उनसे उनके इंसानी हकूक़ हैं। हर समाज ने, हर रियासत ने कुछ कवानीन बनाए हैं और एक आइन बनाया है जो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, और सिर्फ किस लिए? अमन आमा के लिए, फसाद से बचने के लिए। अगर कोई फसाद क्रिएट करे और उसके साथ कुछ जजेस उनके जुर्म को माने ही ना। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पिछले साल 25 मई को पीटीआई वाले आए चढ़ाई करके, 3 सूबों की, 4 सूबों की हुकूमती वसाइल लेके आके चढ़ाई की। उन्होंने इस्लामाबाद को जला के रख दिया। आपके सामने सारी वीडियोज होंगी। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब ने और 2-3 लाडले जजों ने, उन्होंने उन्हें पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा हो सकता है आंसू गैस की वजह से उन्हें ये चीज़ें जलानी पड़ गई हों। तो देखिए, हल्लाशेरी देते रहे। अब भी गवर्नमेंट अगर किसी को अरेस्ट करती है तो ये सारी अदालतें आज तो ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ी सरगर्म है। तब तो कोई नहीं होती थी जब आसिफ अली जरदारी को मुसलसल 8 साल जेल में रखने के बावजूद जमानत नहीं दी जाती थी, खवातीन को गिरफ्तार किया जाता था, लोग बीमार थे, किस किस तरह जुर्म हो रहा था। इवन आज के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, हेरोइन डाली गई, सजाए मौत थी उसकी, जो अगर वो सजा होती, किसने ह्यूमन राइट्स के लिए कोई जज उठाया? तो मैं समझता हूँ इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सरीहन एक प्रोपेगेंडा है कि ह्यूमन राइट्स की। देखिए ना, पहले मौसूफ कहा करते थे
कि उन्होंने शहबाज गिल को नंगा करके उसके साथ ज्यादती की, आजम स्वाति को नंगा करके उसके साथ ज्यादती की। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने खवातीन के साथ की है, और खवातीन का आपने खुद स्टेटमेंट सुन ली कि ऐसी कोई बात नहीं। एक बंदा अपने बयानिए को बनाने के लिए अगर खेले ना आइन और कानून के साथ, और धज्जियां ना उड़ाए और झूठे इल्जामात ना लगाए ह्यूमन राइट्स के, तो फिर बताएं उनके पास और कौन सी बात सुनाने की है। आपने खुद अपने इंट्रो के अंदर एक सारी हकीकत दे दी है बिलाना साहब। यही हकीकत है, जब आप लोग हमारे सहाफी दोस्त एंकर्स उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, तो हम तो आज नहीं 10-11 साल हो गए हैं हम कहते थे, तो उसे जो मोहब्बत में गिरफ्तार थे वो आज भी गिरफ्तार हैं। खैर वो दूसरे वाले असल वाले गिरफ्तार हैं। नहीं, मैं अब आपको आपकी भी मिसाल दे देता हूँ। जो मोहब्बत में गिरफ्तार थे, अब उनको आपने गिरफ्तार कर लिया 9 मई के बाद। नहीं, 9 मई के बाद वो अब ठीक हो गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं सारे। अच्छा चले राणा मकबूल साहब, जी मुझे बात तो पूरी करने दें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामाली अगर है तो इन गवर्नमेंट को, हुकूमत को देखना चाहिए। लेकिन ये भी आपको सोचना चाहिए कि 9 मई के जो वाकयात हैं, जो सियासी जमात मुल्क को डिफॉल्ट करवाना चाहती हो, मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहती हो, मुल्क के इदारों को मीर जाफर और मीर सादिक कहती हो और क्या क्या नाम रखती हो, क्या उसे सिर्फ इस बुनियाद पे छोड़ दिया जाए कि कभी वो सियासी जमात रही है? तो फिर इन्होंने अपने दौर में TLP के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई थी? इसका भी जवाब दो। चलो राणा साहब, यही जो लास्ट पॉइंट बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने किया, इजाजुल हक साहब भी आज बात कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि माजी के अंदर पीपल्स पार्टी भी भुगत चुकी है, खत्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून तो माजी करीब में 2 दफा भुगत चुकी है 20 सालों के अंदर, वो खत्म नहीं हुई, दोबारा आई, डिक्टेटरशिप के बाद दोबारा आई और दोबारा हुकूमत में बैठी। तो ये ख्वाब छोड़ दें, अब आपको सबसे बात करनी चाहिए। पार्टी को नुक्कर लगाना या कालादम करना ये आपसे नहीं हो पाएगा, ना आपके साथ कोई और कर पाया, ना आप उनके साथ कर पाएंगे। देखें जी, किसने कह दिया है कि पार्टी जो है उसको बैन कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैन करा रही है? किसने कह दिया? ये इजाजुल हक साहब ने पता नहीं किसी से सुना होगा तो अलग बात है। कोई ऐसा ना कोई ऐसी सोच बचा रहा है, ना कोई हमारे इल्म में ऐसी बात है। इसलिए इस बात पे बहस करना तो मैं समझता हूँ अब वो इस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो दूध से मक्खन से बाल की तरह निकल जाता है, और जो नहीं करता वो अभी तक भी जेलों के अंदर है, गिरफ्तार है। नहीं, वो तो फिर पार्टी बैन करने वाली बात तो नहीं है ना जी। अच्छा, वो तो उन लोगों की अपनी ओपिनियन है, उन्होंने सफर भी किया है और वो समझते हैं कि जो कॉन्ट्रडिक्शन थी पार्टी की लीडरशिप में, उनके कॉल ऑफ फेल में, ये सारा अजाब उसकी वजह से उनके ऊपर नाजिल हुआ है। तो अगर उन्होंने कोई अकल पकड़ ली है, कोई समझ पकड़ ली है, तो अच्छी बात है कि ऐसे ही रगड़ा खाते रहें एक उस आदमी के साथ जो है वो अब बोर्ड नहीं है, जो पॉलिटिक्स की एथिक्स को नहीं समझता, जो पॉलिटिकल मोरालिटी को समझता। या पॉलिटिशियन भागता है, मुझे बताएं जिसको राणा साहब की आवाज का मसला। तंजीला साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये जो बैरिस्टर साहब ने कहा 9 मई के बाद कैसे इस पार्टी को छोड़ा जाए, कौन से ऐसे SOPs तय किए जाएं कि जिसके बाद इनकी आज़ादी यानी रिहाई मिलेगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी पूरी पार्टी को जो रह गई है? देखिए, बात वही है जो मैं पहले कह रही थी कि जब आपको एहसास ही ना हो कि आपसे कुछ गलत हुआ है, आपको गलत दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर वो गलती आप मानेंगे तो फिर उसकी दुरुस्तगी के लिए आप किसी से कोई वादा वईद करते हैं ना कि हाँ मुझसे गलत हुआ और मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पे तो मामला ये है कि जो गलती है उससे कहा जा रहा है कि ये साजिश हुई है मेरे खिलाफ। अगले तो ये कह रहे हैं जनाब कि जो मेरे खिलाफ साजिश है उसकी तहकीकात की जाए। अगले तो ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाए। तो जब आप कुछ माने नहीं तो उसमें मुझे बताइए कि कौन एडवोकेसी करेगा कि नहीं ये जो इस तरह की। देखें, बात ये नहीं है कि कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, या बात ये भी नहीं है कि जिनाह हाउस जो है वो था और वो हम उसको कोर कमांडर कहते हैं या जिनाह हाउस कहते हैं या GHQ पे हमला हुआ। बात ये है कि आपने तशद्दुद पे लोगों को उकसाया, आपने उनकी जहन साजी की, और ये कितना बुरा प्रेसिडेंट है। आप मुझे बताइए, अगर ये प्रेसिडेंट बनने दे दिया जाए कि जब कभी किसी को कोई मसला हो, कोई इख्तिलाफ हो, तो आप जाके वहाँ पे हमला आवर हो जाए फिजिकल।
बानी कलामी तो बहुत अरसे से खान साहब तनकीद कर रहे थे और तो इसकी रेमेडी ये है कि उनको खत्म कर दिया जाए, उनकी पार्टी को, उनकी सियासत को खत्म कर दिया जाए। सियासत को खत्म नहीं करना चाहिए, सियासत को किसी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। माजी में लोगों को माइनस करने की कोशिशें होती रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई ना कोई ऐसा, खान साहब की तरफ से भी तो कोई ऐसा इंडिकेटर मिलना चाहिए ना कि वो समझ रहे हैं कि गलती हुई और इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए थी। मतलब उनके कारकुनों ने ही कर दी, उनके लीडर्स ने ही कर दी, लेकिन वो माने तो सही, वो कहते हैं कि गलती है ही नहीं। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ इन हमलों की बात नहीं है, वो पूरी नफरत से तकसीम की सियासत है। उनको अपना तर्ज सियासत बदलने की जरूरत है, लेकिन क्या वो ये रियलाइज करते हैं कि उनके तर्ज सियासत से पाकिस्तान के मुआशरे में नफरत और तकसीम बढ़ी है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत और तकसीम बढ़ी है। पाकिस्तान में माजी में भी नफरत की बुनियाद पर सियासत होती रही है, इल्जाम तराशियां होती रही हैं, लेकिन माजी की जमातों ने सीख लिया था, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था। अब खान साहब ने वापस वो सारे तजुर्बात करने के बाद अगर सीखना है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक रही पाबंदी, देखेंगे पाबंदियां मतलब नाम नहीं लेना, उनका जिक्र नहीं करना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत गैर जरूरी चीजें हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, अगर उन्होंने गैर कानूनी को बात की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए जो कानून में है। कानून से बियॉन्ड जाके किसी को दीवार के साथ लगाना ना माजी में कामयाब हुआ है, ना आज कामयाब होगा, ना ही खान साहब के साथ कोई सियासी इंतकाम होना चाहिए, ना उनकी जमात के किसी बंदे के साथ इंतकाम होना चाहिए। जो हल है वो हल ये है कि SOPs तय किए जाएं, रूल्स ऑफ गेम तय किए जाएं कि पाकिस्तान में इस तरीके के तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो लोग तशद्दुद में मुलविस थे, जो कानून में उनके लिए सजा तय है, वो सजा उनको दें और बस आगे बढ़ें। अब इसमें अगर आप ये साजिश के ताने बाने जहाँ तक जा रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं और बड़े खौफनाक हैं। और अभी तक जो इल्जाम सामने आ रहे हैं खान साहब की जमात के ऊपर वो भी बड़े खौफनाक हैं। लेकिन मेरा तो बुनियादी नुक्ता यही है कि उनको रियलाइज नहीं हो रहा। राना साहब, उनको रियलाइज इसी सूरत में होगा कि जब उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। आप बात भी कर रहे थे, फिर मैं अर्ज कर रहा था कि बैरिस्टर साहब कह रहे थे कितनी खौफनाक बात थी जो उन्होंने इल्जाम लगाया था। आवाज आ रही है जी मेरी? जी फरमाइए। अपनी ही लेडीज के बारे में जो इल्जाम लगाया था, और जिस दिन वो मैं न्यू टीवी देख रहा था, वो जो है अपना बेनेश ने बात कर रही थी और जिस तरह वो उसमें कुरलाई है कि खुदा के लिए आपने अपनी लेडीज के बारे में ये कह दिया। भाई उनकी फैमिलीज है, उनकी बेटियां हैं, आपने ये क्या इल्जाम लगा दिया जो इल्जाम बिल्कुल झूठा था। वो खुदा के लिए कोई सोच तो लिया करो कि तुमने इल्ज़ाम क्या लगाया। और फिर उन्हीं लेडीज़ ने सब उस इल्ज़ामात को कॉन्ट्रडिक्ट किया। क्या इस लेवल का बंदा जो लीडर भी कहे अपने आप को, इस तरह की गैर मुसद्दका बात कर सकता है? इसलिए कोई बिगाड़ है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मान ले सारे दोस्त, कोई प्रॉब्लम है, कोई इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटी है, वो एक मर्क्यूरियल कैरेक्टर है। क्यों नहीं आप समझते एक साइकिक इशू है? ये बहुत ज़रूरी है। अब कैसे आप इस तरह ऐसे बंदे के साथ आप लगे रहेंगे और सारे निज़ाम को तलछट करके रख देंगे? कोई बात तो प्रोडक्टिव हो, कोई बात तो सेंसिबल हो, कोई बात तो ऐसी हो जो विच इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कभी किसी से लॉबिंग, कभी किसी से लॉबिंग। पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती ना, स्टेट क्राफ्ट ऐसे चलता है। ये तो बड़ी डेडिकेशनली काम इसमें करना पड़ता है, फिर जाके चलता है, और बड़ी सेंसिबली और बड़ी विजडम के साथ। पॉलिटिक्स विजडम बहुत ज़्यादा सिखाती है और सीखनी भी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो नहीं है, ही इज़ नॉट अकस्टम्ड टू पॉलिटिक्स एट ऑल। इसलिए उनको ये एफर्ट वैसे ही तरफ कर देनी चाहिए। अपने जो जूनियर कार्डर है उसके हवाले कर दें। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बंदे की ज़िंदगी अगर कोई पता नहीं होता तो वो कोई जूनियर कार्डर नंबर 2, 3 जो होते हैं अपना कैटेगरी के लोग, वो पॉलिटिक्स में संभाल लेते हैं, अपनी पार्टी को संभाल लेते हैं। नहीं, वो कोई छोड़ेंगे आप तो फिर वो करेंगे ना उनको, या वो कोई रहेंगे तो फिर बैनिंग द पार्टी। बैरिस्टर साहब जी, we are not in favor of banning the party at all. You are not in favor, your party is not favor. We are in favor of punishing the people 1, 2, 3, 4, 5 और जिन्होंने ये दिन दिखाया है इस कौम को। ठीक, बैरिस्टर साहब आप भी मुत्तफिक होंगे कि SOPs तय कर लिए जाएं, अब गेम ऑफ रूल्स को तय कर लेना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह का कोई अमल ना हो। आपने खुद एग्जांपल दे दी कि माजी में इन्होंने अपनी ही हुकूमत के अंदर एक जमात को कालादम किया, लेकिन वो आज भी एंटिटी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होती, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई फिलॉसफी है, कोई आइडियोलॉजी है,
फिर उसकी कोई स्ट्रगल है, उसकी कोई लेगेसी है, तो वो तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद को मिलिटेंट विंग बना ले या मिलिटेंट पार्टी बना ले तो वो खत्म हो जाती है, भले कोई भी हो। अभी इसे तो आप तारीख से नहीं लड़ सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा जुल्म तो नहीं हुआ। आर्मी चीफ था उस वक्त जनरल ज़िया, जो काबिज था इक़्तिदार के ऊपर। उसने जजों को इस्तेमाल करके, जो कि बाद में नसीम हसन शाह और दूसरे जजों ने माना भी कि भुट्टो साहब को उनके कहने पे इन्होंने फांसी लगाया। क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया? क्या हमने GHQ पे हमला किया? किसी कोर्ट का? हालांकि कोई रेड लाइन हमारे तो बानी रहनुमा को, और उस जैसा रहनुमा पाकिस्तान को दोबारा नसीब नहीं हुआ, उसे शहीद कर दिया गया था, तब जुडिशल मर्डर हुआ था। हमने तो कुछ नहीं किया। अब भला एक बंदे को, इतने लाडले को, एक दिन गिरफ्तार करते हैं, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें गुड टू सी यू कह के कहती है, बेस्ट ऑफ लक, और वो घर चले जाते हैं, जाए गप्पे शप्पे लगाएं, दोस्तों के साथ बैठे। उसी शय के ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे को नहीं मानता। कोई पुलिस वाला समन की तामील करवाने जाए तो किसी की आंख ज़ाया हो जाती है, किसी का सर फोड़ दिया जाता है, किसी की टांग तोड़ दी जाती है। आपके सामने सारा रहा। मुझे बताएं, इतना सब्र भी कभी किसी ने किया है जितना इस दफा पुलिस ने किया है, फौज ने किया है, फौजी जवानों ने किया? मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब जजा और सजा का दिन आ चुका है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ जजा और सजा तो कानून है, हो जाएगी। मेरे नजदीक अब ये इशू नहीं है। मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी नहीं लग सकती अगर उनकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी हो, नजरिया हो। और अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को और अपने, अगर तो देखें बिलाना साहब, मेरा नजरिया मेरी जात से बड़ा है तो फिर तो मैं अपनी जात को कुर्बान कर दूंगा, अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। लेकिन अगर नजरिया मेरी जात के तहफ्फुज के लिए है, शोहरत के लिए है, कमाई का जरिया है, तो फिर मैं नजरिए को छोड़ दूंगा, अपने आप को बचा लूंगा। अब ये जो लोग निकल रहे हैं और बड़े लोगों ने इंसानी हकूक, किसने फवाद चौधरी की पीठ के ऊपर कोड़ों के निशान देखे हैं? अच्छा खासा अदालत से निकल के भाग रहा था, कोई टखनों पे किसी ने मारा है, कोई मुंह के ऊपर थप्पड़ का निशान देखा है, क्या हुआ है उनके साथ? मुझे बताएं। ये क्या है जी? प्रेशर आ गया, प्रेशर यार। 14 साल 10,000 कारकुन उनके वो कहते हैं गिरफ्तार हैं, आप उनको ना ही ट्रायल का हक दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत इसके अंदर आप हर चीज उनकी, आप हर चीज उन्हीं की जबरन आप लोगों, जबरन आप डिक्लेयर, हम लोग नहीं कर रहे, नॉट डिक्लेयर्ड जो है वो आप उसको पार्टी को तोड़ रहे हैं मुबैना तौर पर। नहीं, पहले मेरी बात सुन लें। हम कुछ नहीं कर रहे ना। 10,000 लोग हैं, तफसील दी जा चुकी है। लेकिन अगर 10,000 लोग पूरे पाकिस्तान में तोड़ फोड़ में शरीक हुए हैं तो क्या उन्हें रिहा कर दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए ताकि वो कल को फिर लूटें किसी को? क्या चाहते हैं आप? क्या होते हैं इंसानी हकूक? फिर दरवाजे खोलें सबके, जिन्हें भी एक दफा माफी दे दें। वो भी तो बच्चे हैं किसी के, वो भी किसी का बाप है, किसी का भाई है, उन्हें भी छोड़ दिया जाए, पहली बात। सेकंड ये है कि ये जो बार बार हक नहीं दिया जा रहा, किसी हक नहीं दिया जा रहा भाई। अदालतों में पेश हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, कोई उन पे अभी तक सख्ती नहीं हुई। इमरान खान, मुसर्रत जमशेद चीमा, गवर्नर इस्माइल, ये सारे के सारे, अली जैदी, ये कौन सी अदालत में पेश हुए? ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश हुए ना। मेरी बात सुने ना, तरीकाकार होता है। अगर आप जलाओ गिराओ के सियासी लोग, ये आज की बात नहीं है। अगर आपका अभी कोई जुर्म है, हॉली कॉज है ना, हॉली कॉज है ये। सियासी लोग, आम बंदा जो 10,000 है वो आप फिर बताएं कौन है हॉली काउ, कौन है? जरा उसके बारे में बताएं मुझे। नहीं, अभी तो यही नजर आ रहे हैं ना। ये हॉली काउ नहीं है, ये तो भेड़ बकरियां हैं। अच्छा, ये तो डरपोक बुज़दिल कौन है? बात नहीं समझे। चलो मैं एक छोटी बात तो सुन लें। जी बुज़दिल होता है बकरी के दिल वाला। भले वो बुजदार हो, भले वो फवाद चौधरी हो, भले वो शहरी रहमान हो, छोटी सी ब्रेक लेता हूं, चीमा फैमिली हो। चलो मैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी पूरी PDM की मौशी कारकर्दगी जो है वो इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ और टूटी फूटी जो भी पार्टी रह जाएगी, क्या उसको इस काबिल बना देगी कि वो जिंदा रहे, पॉपुलर रहे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। तंजीला साहबा, इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो आमिर साहब आप बता दें। सर, तंजीला साहबा मौजूद नहीं है। बैरिस्टर साहब, ये इस वक्त बड़ा आपका मसला मईशत है। अगर मईशत ठीक नहीं होगी
तो वो बंदा ना होते हुए भी नुमाइंदगान को या अपने इलेक्टेबल्स को ना रखते हुए भी पॉपुलर रहेगा? देखिए, मैं इस हद तक तो आपसे मुत्तफिक हूँ कि असल में पॉपुलर जो है वो महंगाई है, क्योंकि लोग तंग हैं। ये आम आदमी का मसला है और इसे हल करना चाहिए। अब देखिए, अभी इस हुकूमत को ये हुकूमत जितने तूफानों से आई है, उसके बावजूद बेहतरी की तरफ कदम है। बतौर सियासी वर्कर के मैं समझता हूँ जितनी बेहतरी होनी चाहिए थी अभी उतनी नहीं हुई, क्योंकि गलतियां हुई हैं। एक वजीर खजाना को लाए, फिर चेंज किया गया फौरी, इतना तो टाइम ही नहीं था। एक आता, उसकी पॉलिसीज होती, स्टेबल होती, जिससे मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल होती। अब फ्रेजाइल सूरत हाल के अंदर बार बार टीम को बदलना, और उसके बाद फिर जो पहले वजीर खजाना थे उन्होंने भी बड़ा क्योस किया, बहुत सी बातें खिलाफ शुरू कर दी। फिर जो अपोजिशन थी वो भी कोशिश कर रही थी। तो मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ गामजन है और बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ठीक है, इश्यूज के ऊपर तो बात की जा सकती है। इश्यूज तो कोई नहीं। मैं कब कहता हूँ कि महंगाई नहीं है, लेकिन सवाल ये कब महंगाई नहीं थी। महंगाई तो रही है, उसका फिर आपको तरीकाकार करना होता है। लोगों को रोजगार के मौके बढ़ाना होते हैं, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना होती हैं, ताकि फौरी तौर के अंदर वो, और फिर जो मफलूकुल हाल लोग हैं उन्हें सब्सिडीज देनी पड़ती हैं। तो ये गवर्नमेंट दे भी रही है, देनी चाहिए भी। इवन इन्होंने मुफ्त आटा दिया है, सब्सिडी के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बहुत बढ़ाया है। अब हमारी सिफारिश है पीपल्स पार्टी की कि तनख्वाहों को महंगाई के मुताबिक एडजस्ट किया जाए सबकी, और मिनिमम वेज को बढ़ाया जाए। तो ये किया जा सकता है। ठीक, राणा साहब, ये जो बजट इस महीने आप लोगों ने पेश करना है, ये इतना अच्छा बजट होगा कि ये पॉपुलर को अनपॉपुलर कर देगा और आपको पॉपुलर कर देगा? नहीं, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। और इसके पहले भी आप देखें, बजट से पहले भी अभी पिछले ही दिनों में जो 35 रुपये डीजल कम हुआ, 20 रुपये पेट्रोल कम हुआ, और 100 रुपया जो है वो ऑयल कम हुआ, घी जो है। और इस तरह जो ख़ास तौर से ये स्टेप्स लिए गए हैं बॉर्डर मार्केट्स के, और फिर जो बार्टर सिस्टम के लिए ऐसा जारी हुआ है परसों कि आप जो है ईरान के साथ और रशिया के साथ और बाकी मुल्कों के साथ बराह रास्त हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, चीज़ें ला सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। और जो हमारी डिपेंडेंस थी एक इंटरनेशनल करेंसी पे, वो कम से कम होती जाएगी। ये सारे स्टेप्स हैं जो इसीलिए लिए जा रहे हैं। और आपको पता है कि वो 1-2 दिन में वो जो कार्गो है, शिप जो है जिसपे कोई 100,000 लीटर आएगा पेट्रोल कराची में, वो भी इससे 33% कम रेट पे होगा। तो ये सारे इसीलिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि लोगों को कुछ रिलीफ मिले। अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, बैरिस्टर साहब, नो डाउट इट्स इन द ऑफिंग कि जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग हैं और ख़ास तौर से लो सैलरी वाले, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, और जो मिनिमम वेजेस है उसको भी बढ़ाया जाए। क्योंकि पैसे की परचेसिंग पावर कम है, वो थोड़ी उनको मिलेगी। तो उससे एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ और कहता भी रहूँगा और कहा भी है अपनी गवर्नमेंट को, वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो सारी गवर्नमेंट्स को करने की ज़रूरत है। वो है इन्फोर्समेंट। आपकी मार्केट कमेटीज जो हैं वो डोमेंट हैं, उसको तेज करना बड़ा जरूरी है। ये सारे स्टेप लिए जाएंगे तो उसके बाद, और ये कोशिश भी करेंगे। तंजीला साहबा, जो इस वक्त की सूरत हाल है कि वो पॉपुलर मईशत है, जिस तरह बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे, महंगाई है, और उसको अगर इन्होंने अंडरमाइन नहीं किया तो फिर जो इस वक्त पॉपुलर है वो मजीद पॉपुलर और ये अनपॉपुलर ही रहेंगे। मुकाबला इनका मईशत के साथ, अब अकेली मईशत इनके सामने खड़ी है मौजूदा पीडीएम की हुकूमत के सामने। देखिए, मईशत तो मेरा ख्याल है कि हर हुकूमत के लिए जो परफॉर्मेंस का एक मेयार होता है, क्या परफॉर्म करती हैं हुकूमतें, वो मईशत ही होता है। और अगर आपको याद हो, जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का आगाज हुआ था, उस वक्त वो बहुत अनपॉपुलर थे इसी महंगाई की वजह से, और महंगाई मार्केट भी उनके खिलाफ किए जा रहे थे। लेकिन अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से IMF की हील में हमने डिले किया, हमने पिछले 3 सालों में 3 बार अपनी कमिटमेंट से हम फिरे हैं, 2 बार खान साहब के ज़माने में और तीसरी बार अभी। तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत जो है वो अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है मुझे मईशत पे, जो अच्छी बात है। हमने पिछला पूरा 1.5 साल एहतजाज की सियासत की नज़र कर दिया,
ये मज़ाहमत की सियासत नहीं है, ये सिर्फ एहतजाज की सियासत है। क्योंकि जो मज़ाहमत होती है उसमें जो एजेंडा है, उसमें जो आपने मकासद हासिल करने होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे तो जो एहतजाज था वो रोजाना ही उसकी कोई ना कोई सिमत और उसका इल्जाम के जो मामला थे वो सारे के सारे बदलते रहते थे। बहरहाल हमारा बहुत वक्त ज़ाय हो गया है। और देखिए, ये बहुत सारे जो सियासी फैसले होते हैं या सियासी मसलहतों के तहत जो फैसले होते हैं उसका नुकसान पाकिस्तान की मैशत उठाती आई है तारीखी तौर पे, और अभी भी शायद उठाएगी। लेकिन सियासी हुकूमतों की मजबूरी होती है कि उन्होंने आम आदमी को रिलीफ देना है। मजबूरी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। लेकिन जब इस तरह से मैशत को बेहतर करने के लिए आपको सख्त फैसले लेने हों, आपको IMF की शराइत पूरी करनी हो, तो फिर वो अब चूज करना था। मेरा ख्याल है PDM की हुकूमत ने अब सुन लिया है कि वो IMF के पास अभी इस जारी जो प्रोग्राम है इसमें तोसी की दरख्वास्त नहीं कर रहे, बल्कि वो सियासी बजट देने जा रहे हैं, जो इस बात की भी इंडिकेशन है कि ये इंतखाब का साल होगा। और जो इंतखाबात का साल होता है वहाँ पे इंतखाबी बजट भी होता है। लेकिन मैं फिर भी इसको खुशाइंद इस वजह से कहूँगी कि चलिए आम आदमी को कुछ तो रिलीफ मिलना शुरू हो। आम आदमी बुरे तरीके से पिसा हुआ है। मैं सिर्फ आम आदमी की बात नहीं करूँगी, मतलब हमने पहली बार महंगाई का वो लेवल देख लिया पाकिस्तान में कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के साथ साथ तो बहुत सारी जो बाकी सेक्टर्स के लोग हैं वो भी पिस रहे थे। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म की महंगाई थी। कुछ कोरोना की वजह से, कुछ सैलाब की वजह से हमारे मसाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। बट आई थिंक वी शुड होप कि ये पॉलिटिकल क्योस जो है ये खत्म होना चाहिए। देखिए, क्योस को आप अगर क्योस से उसका इलाज करेंगे ना, यानी कि एक गंभीर मसला है और उसमें आप एक और गंभीर मसला पैदा कर लें उसको हल करने के चक्कर में, तो मुझे थोड़ा सा इस बात से डर आता है कि शायद जो हुकूमत है इस वक्त की वो अगर कोई ऐसा फैसला करेगी कि शायद खान साहब को माइनस करने की कोशिश होगी या जमात पे बैन लगाने की कोशिश होगी, उससे पाकिस्तान के मसले हल नहीं होते। मसले हल तभी होंगे जब आप एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड देखें। जो नाइंसाफियां नून लीग के साथ हुई हैं वो बिल्कुल हुई हैं, उसमें अदालतों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत अनफेयर ट्रीट किया गया मियां साहब को, उनके साथ ज्यादती की गई है। और सिर्फ एक ज्यादती नहीं की गई बल्कि फिर उनको पार्टी की सदारत से भी अलग कर दिया गया, उनको दीवार से लगाया गया, उनकी बेटी को जेल भेजा गया। सब नाइंसाफियां हैं। लेकिन अगर फिर ऐसी ही नाइंसाफियां करके अगर कोई समझेगा कि ये पाकिस्तान में सियासी मसले हल हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हल तो आपको नहीं लगता। तो बैरिस्टर साहब फिर जी बैरिस्टर साहब फिर चौधरी साहब दा की करना जे चौधरी परवेज लाई दा असी की करना है। चौधरी परवेज लाई साहब को खुद जो उनके ऊपर केसेस हैं, देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सारी चीजें हुकूमत ने इन्हें कहा है जाके उधर हंगामे करे। हुकूमत ने चौधरी साहब को कहा था जहाज भर के, उनका बेटा क्यों नहीं वापस आ रहा? वैसे चौधरी साहब का क्या वजह है? वो इनके दौर में गया था एक प्राइवेट जहाज लेके, आपने सबने तस्वीरें देखी, किसी ने मुतालबा नहीं कभी किया चौधरी साहब उसे वापस बुलाएं। जो कहते हैं PTI पे बड़ा हम आग के साथ खड़े हैं, तो फिर आप भागे क्यों हैं? मेरी बात सुने, जिसने जो बोया है वो काटेगा। चौधरी साहब के उनके बाबा जानी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, आप बेटे को भी कुर्बान करने के ऊपर तुले हुए हैं। रहने दें, एंजॉय करने दें, क्या मसला आपको? बाबा जानी की कुर्बानी लगती नहीं, जानवर भी एक कुर्बानी के लिए भी एक होता है। बहरहाल मेरी बात सुने, बात मैं जो कह रहा हूँ, अभी तो उनके लिए बड़ी सत्ते खैरा है। नैब का कानून उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे ऊपर इस्तेमाल हुआ था, इसलिए एंटी करप्शन में केसेस बन रहे हैं। एक आम लॉ के तहत उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ वो तो उनके सामने कुछ भी होने को नहीं है। अगर ये इतने जुर्रतमंद है, अगर इन्हें यकीन है कि इमरान और ये तहरीक इंसाफ का नजरिया ठीक है, तो ये छोड़ते क्यों हैं? क्या जुल्म? मैंने पहले भी सवाल किया, फवाद चौधरी के साथ, खटक साहब के साथ, इनके साथ क्या हुआ? देखिए ना कितना तमाशा है। कप्तान ने कहा कि तो चौधरी साहब के साथ आपको नहीं लग रहा कि जुल्म हो रहा है? बरियत पे बरियत, केस पे केस। चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े जबरदस्त आदमी हैं। उनकी हड्डी भी टूटे तो पायोडीन से जुड़ जाती है, और महीने के बाद वो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, कुछ नहीं। आपने देखा भी हुआ है। आप इतने फिक्रमंद ना हो, वो बड़े माशाल्लाह जाट हैं और सेहतमंद हैं। मैं छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा राना साहब, मैं आप तक ना एक पैगाम पहुंचाता हूं वो चौधरी साहब का, जो मर्जी तुसी कर लो, डट के खड़ा चौधरी,
नहीं जे बदल दी उन्हें पार्टी। ये आपने रिसीव कर लिया पैगाम? हाँ जी, मैंने रिसीव कर लिया। मैंने कहा आपने सुना नहीं तो मैं बता दूं आपको, आप अजबर कर लें, याद कर लें। बड़ी मेहरबानी, आपकी इंफॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप गाइड भी करेंगे हम क्या करें इसमें? फिर मैं गाइड नहीं करूंगा ना, कैसे रिस्पॉन्ड करें? इधर गाइड करूंगा ना तो मुतनाज़ा हो जाऊंगा। अच्छा, इस पैगाम को कैसे रिस्पॉन्ड? आप बड़े समझदार हैं जनाब, बता, बड़े समझदार हैं। कोई नहीं, वो जो देखें साहब बस्तो कुशाद जो हैं, जिनकी जिम्मेवारी जिन्होंने ली हुई है, वो खुद ही इसको देखेंगे। ये तो मेरा तो सब्जेक्ट भी नहीं है ये। तो ये कोई जो भी इसके हैं जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं वो देख लेंगे। यानी विफाकी हुकूमत का कोई स्टेक नहीं है, चौधरी साहब के साथ विफाकी हुकूमत का कोई स्टेक नहीं है? नहीं, कोई नहीं, क्यों स्टेक, क्यों लॉ के मुताबिक चल रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, अब वो कोर्ट वो कह रहे हैं ना प्रोसिक्यूटर्स कि हम इसमें अपील में जाएंगे, कर लेंगे अपील वो दोनों केसेस में, जिसमें उनको उन्होंने नहीं रिमांड दिया और जिसमें दिया है आज वो जुडिशल रिमांड तो दिया है मेरा ख्याल 14 डेज का, वो तो उन्होंने भिजवा दिया उनको जेल। तो चैलेंज करते रहेंगे, तो कोर्टों के केस हैं जी, वो चलें अपना, तफ्तीशी अफसर आए और प्रोसिक्यूटर आके आर्ग्यू करें। चलें आगे बढ़ते हैं फिर। राणा साहब, ये अब जो इलेक्शन जब भी हुए, अब अक्टूबर में हुए या डिले हुए या जो भी आपने सूरत हाल बनानी है, उसमें आप चले, मैं पीटीआई को तो अभी हम कोई कंसिडर ही नहीं ना कर रहे, उन्होंने तो अभी क्या करना है क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। पीपल्स पार्टी और आप डिसाइड हो चुका है क्या करना है, या अभी ये भी डिसाइड होना है कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ फिर यानी यहां पर आपस में इलेक्शन लड़ने हैं? नहीं, पार्टी लीडरशिप जो आपस में इन कांटेक्ट है वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो दूर भी नहीं है, कोई फिजिकल डिस्टेंस भी नहीं है। उनके सीनियर मोस्ट पीपल जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और दोनों लीडरशिप आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फैसला उन्होंने करना है, इंशाल्लाह बेहतरीन फैसला होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो समझते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके ही बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन की जा सकती है, और की भी है उन्होंने, वरना इमरान खान पता नहीं आपको कहाँ पहुँचा देता अगर ये ना होते, इकट्ठे ना होते और ये स्टेप ना लिया जाता। क्या कर देता वो? नुकसान तो हुआ। हाँ जी, क्या कर देता? क्या किया है? अब क्या किया है? नहीं, ये तो बताए ना, 9 में का क्या किया है? ये कभी आज तक किसी ने किया है? अगर आप लोग ना हुकूमत छीनते तो वो ना इस तरह ना उन्होंने फिर भी ऐसे करनी थी, उनकी आदात मुबारक है, ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, हुकूमत छीनते के वो पहले वो कौन सी सीधी बात किया करते थे? अब छोड़ दें इस बात को, हुकूमतें आनी जानी चीज है, लेकिन आदमी अब हाथ ना पुटे, आखिर को हाथ ना लगाए, वो आखिर को हाथ लगाते हैं तो अखीर तक जाना बुरा ही होता है, उसका नतीजा अच्छा तो नहीं निकलता। मीडियोकर और मीडियम और कहते हैं ना खैरुल उमूर औसतुहा, दरमियाने काम ही करने चाहिए। अगर आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो फिर जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं वो भी आगे से रिएक्ट करेंगे। बैरिस्टर साहब, ये बिलावल शहबाज भाई भाई रहेंगे इलेक्शन में भी? देखिए वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी रखते हैं, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जी। बाकी ज़ाहिर ताल्लुकात तो अच्छे रहने चाहिए, कोई दुश्मन तो नहीं है। हम लोग सियासी मुखालिफिन है, एक दूसरे के खिलाफ नजरिया रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि कोई दुश्मनियां नहीं होती। भाई भाई तो हम हैं, लेकिन सियासी तौर पे मुखालिफिन होने में कोई अर्ज नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर ये जो दुश्मनी दिखा दी गई थी ना, देखिए ये बहुत इतनी मतलब पोलराइजेशन कर दी गई है कि कुछ ऐसे फॉलोअर्स बना दिए गए थे कि उन्हें मजमे में बताया जाता था कि मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। यार मुखालिफ सियासतदानों से आपकी किसी भी पार्लियामेंट जो होती है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर जो है, उन दोनों के दरमियान चंद फुट का फैसला होता है। हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, और बैठना भी पड़े तो बैठते हैं। ये तो मैं नहीं समझता कि ये कौन सी सियासत है जिसमें समझते हैं कि एक दूसरे के अच्छा हम जब भी भाई भाई बने हैं, क्या उसका नतीजा मुल्क के लिए अच्छा आया है या नहीं आया? हम जब दोस्त बने, हमने मिसाक जमहूरियत साइन किया, हमने एक डिक्टेटर की छुट्टी कराई, हमने लोगों को 18वीं तरमीम दी, हमने जजों को बहाल किया, हमने पाकिस्तान के सूबाई को गिरफ्तारी दी। टाइम खत्म हो गया मेरा शौक, आपका पॉइंट समझ आ गया। आपस में मिलना कौम के लिए कोई बुरी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी, सेनेटर साहब भी, और तंजीला साहब आपका भी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।